भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया और ये रिजल्ट पहले से एक्सपेक्टेड था क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट की जो हालत है वो ठीक वैसी ही है जैसे उनके देश की है और वो अंतिम पायदान पे परमानेंट बने रहते हैं। वहीं भारत की जो टीम है वो वनडे में T20 में रैंक 1 पे है। तो परिणाम तो पहले से पता था और शुरू में जब दोनों टीमें बराबरी की हुआ करती थी तो भारत पाकिस्तान का मैच जबरदस्त एक्साइटमेंट क्रेज पैदा करता था। लेकिन आजकल जब से भारत लगातार हर टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हरा रहा है, खास करके आईसीसी टूर्नामेंट में, तब से ये भारत पाकिस्तान का मैच काफी ठंडा हो गया है। इसी बीच में जब एशिया कप में भारत के पाकिस्तान के साथ खेलने की घोषणा सरकार ने की 21 अगस्त को, उसके बाद से लगातार सरकार की आलोचना की जा रही थी क्योंकि अब की होने वाला मैच कुछ खास था। खास इसलिए था क्योंकि इसके लिए बाइकॉट ट्रेंड चलाया जा रहा था। ये पहलगाम की आतंकी घटना के बाद होने वाला मैच था और पहलगाम आतंकी हमले ने एक तरीके से भारत की आत्मा पे चोट किया। निर्दोष पर्यटकों को उनका धर्म पूछ के मार डाला गया और आमतौर पे देखा जाता है कि ऐसे मामलों में जनता का सेंटिमेंट्स काफी उभर के सामने आता है। तो इस मैच को तुरंत निरस्त करने की बातें की जा रही थी और जब पहलगाम का हमला हुआ तो लोगों में एक भावना आ रही थी कि कैसे भी करके और इसका बदला लिया जाए और भारत की सरकार ने इसका बदला लिया भी और हमने 7 मई को एयर स्ट्राइक किया जिसमें कि पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को हमने समाप्त कर दिया। बाद में 9 तारीख को हमने उनके 11 मिलिट्री बेसिस को भी तबाह कर दिया और भारत की सेनाओं के पराक्रम ने जबरदस्त बदला लिया पाकिस्तान की इस दुस्साहस का। तो एक आम तौर पे भावना घर कर गई थी कि जो प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे थे कि खून और पानी एक साथ नहीं चल सकता, वो ये बोल रहे थे कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगी, खून पानी एक साथ नहीं बहेगा। इस बैकग्राउंड के अंदर में जब मैच की घोषणा की गई तो ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर में जो जनता का सेंटिमेंट्स था वो एंटी पाकिस्तान था और इसके बावजूद जब मैच कंडक्ट कराया गया तो कहीं ना कहीं ये भारत के स्टैंड से पीछे हटना बताया गया। विपक्षी पार्टियों ने भी इसकी आलोचना की। एक शिवसेना की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने तो कहा कि माननीय गृह मंत्री जी, अगर आप एक फोन कॉल मिलाएंगे तो आईसीसी ये मैच कैंसिल कर देगी और हम मान लेंगे कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, क्योंकि वो उस डेलीगेशन में भी थी जो विभिन्न देशों में गया हुआ था। 30 प्रतिनिधि मंडल बनाए गए थे तो सरकार ने ही उनको डेलीगेशन में भेजा हुआ था। तो जब हमारी सेनाओं ने इतना पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान को बैकफुट में ला दिया, इसके बावजूद कि चीन, तुर्की, अजरबैजान की सीधे सीधे मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट थी, चीन तो हाईली एक्टिव था, इसके बावजूद भी पाकिस्तान बैकफुट पे आ गया। हालांकि उन्होंने इसके बाद एक मिलिट्री परेड निकाला जिसमें शाहिद अफरीदी जो पूर्व क्रिकेटर है उसने भी जीत का मिलिट्री परेड निकाल दिया और ये सेना की सहमति और सरकार की सहमति से भी किया होगा। उनके एक्टिव जो खिलाड़ी हैं इस समय पाकिस्तानी टीम में, उन्होंने अपमानजनक और अभद्र पोस्ट किए भारतीय सेना के बारे में और इसके बावजूद जब हमने ये खेलना स्वीकार किया तो जो पहलगाम हमले में शहीद हुए लोग थे उनके घरों के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि क्या आईसीसी या बीसीसीआई या सरकार पैसे के लिए इतना नीचे गिर गई है कि वो मैच के लिए हामी भर रही है। तो इस बात की कड़ी आलोचना हुई और कहा गया कि जब जय शाह आईसीसी में बैठे हुए हैं और वो प्रेसिडेंट हैं आईसीसी के और अब संभवतः 2030 तक रहेंगे, क्योंकि 2019 से 2025 तक 2024 तक वो लगभग 5 साल तक बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे और इसके पहले उनका एक कुसुम फिनसर्व चलता था। 2013 में ये कंपनी बनी थी फाइनेंशियल सेक्टर की और इसका टर्नओवर भी लगभग 10,000% बढ़ गया था और
2019 तक आते आते 118 करोड़ का टर्नओवर था, लेकिन जैसे ही ये बीसीसीआई में सेक्रेटरी बने वैसे ही इनकी कंपनी भी बंद हो गई और अब उसका रिटर्न और फाइल भी बंद कर दिया गया, क्योंकि अब इससे बड़ी कंपनी संभालनी, हजारों करोड़ का टर्नओवर है। बीसीसीआई का सालाना अगर देखा जाए तो इनकम 20,683 करोड़ रुपए फाइल किया गया है और ये टर्नओवर है, इनकम उनका लगभग 9,700 करोड़ रुपए है, जिसमें से कि 5,700 करोड़ रुपए तो खाली आईपीएल से आते हैं। और पिछले साल से इस साल टर्नओवर 4,200 करोड़ रुपए बढ़ गया है। माने 2023 का टर्नओवर 16,493 करोड़ रुपए था, अब की वो बढ़ के 20,683 करोड़ हो गया है। तो जब जय शाह 2030 तक बने रहेंगे इस पद पे तो बड़ा आसान था आईसीसी में इस मैच को कैंसिल कराना, क्योंकि इसके पहले भी एशिया कप की ही बात करें तो पाकिस्तान की हॉकी टीम ने आने से भारत मना कर दिया था। हालांकि जूनियर लेवल पे हम पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, ये कौन सी रणनीति है पता नहीं लग रही है। एक और हम कह रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, दूसरी ओर कह रहे हैं कि मैच खेलना ये अलग मसला है, सांस्कृतिक मामला है, हमने ये तो नहीं कहा था कि मैच नहीं खेलेंगे। तो ये स्टैंड कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, हौच पौच सा लग रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी आईसीसी देखें तो अभी उन्होंने प्रसारण राइट्स बेचा, आईसीसी ने 3.2 बिलियन डॉलर्स की प्रसारण राइट्स बेची 2031 तक के लिए, और उस प्रसारण राइट्स में 3 बिलियन डॉलर तो सीधे सीधे भारत से जा रहा है। जो डिज्नी हॉटस्टार कंपनी है उसी ने खरीदा है, 70% व्यूवरशिप भारत से आती है। तो आईसीसी बिल्कुल इस स्थिति में नहीं था कि भारत की बात को इनकार कर देता, और अभी अभी जब खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान के खिलाड़ियों से और दरवाजा बंद कर दिया, तो क्या यह बिना आईसीसी की सहमति से हुआ होगा? क्या बीसीसीआई की बिना सहमति से सूर्य कुमार यादव ने यह स्टेटमेंट दे दिया, या गौतम गंभीर ने कि हमने ये पूरी जीत सेना के पराक्रम को समर्पित कर दी, हमारी एक तरीके से श्रद्धांजलि देने का तरीका है? क्या ये बीसीसीआई और आईसीसी की सहमति के बिना हुआ था? जिस मैच में खाली आंख दिखाने के ऊपर, बॉल उठा के उसकी टैंपरिंग करने के ऊपर कड़े कड़े कानून है, खिलाड़ियों के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं और उनको सजा दिया जाता है, क्या इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद आईसीसी कोई निर्णय नहीं लेती? तो ये जब सब कुछ उनकी सहमति से हो रहा था तो मैच भी कैंसिल हो सकता था। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सारा मसला पैसे का है। हजारों करोड़ रुपए दांव पे लगे हुए हैं। अभी तक भारत पाकिस्तान के मैचों से समझिए कि 10,000 करोड़ रुपए तक की इनकम हुई है आईसीसी की। जो 2011 का वर्ल्ड कप का मैच था, सबसे अधिक व्यूवरशिप थी, उसमें 49 करोड़ लोग उसको देखे थे। और ये अगर पूरी स्थिति देखें तो ये कोई नई बात नहीं है कि क्रिकेट आजकल खेल और मनोरंजन से ज्यादा धन बल, बाहुबल, पॉलिटिक्स, राजनीति, सट्टेबाजी का केंद्र बन गया है। और हालांकि सरकार जो है 40% आईपीएल के टिकट पे तो जीएसटी लगाएगी, लेकिन बीसीसीआई एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड है, और उसको कोई टैक्स नहीं देना है, ये आश्चर्य में डाल देता है। और सभी नेता यहां क्यों आ रहे हैं, या नेताओं के बच्चे यहां क्यों बैठे हुए हैं, ये भी आश्चर्य में डाल देने वाला है। तो ये सब पैसे का खेल है। ये मैच इसलिए कैंसिल नहीं हुआ क्योंकि पैसे की जद्दोजहद थी। हालांकि सरकार कह रही है कि हम कॉमनवेल्थ गेम कराएंगे और इंटरनेशनल जो बॉडीज हैं, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन है, उसकी धारा 44 कहती है कि खिलाड़ियों और एथलीटों के साथ रंग, नस्ल और राजनीति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारी ओलंपिक की एस्पिरेशंस खराब हो जाएंगी जो हम भारत में कराने वाले हैं। कॉमनवेल्थ की भावनाएं खराब होंगी कि हम खिलाड़ियों का बाइकआउट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने परमिशन दी, जबकि ये सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान भी तो कह रहा है कि हम नहीं आएंगे। हमने भी पीछे कई बार मना किया है मैचेस को खेलने से। वेन्यू चेंज कराया गया, चैंपियंस ट्रॉफी का वेन्यू चेंज कराया गया पाकिस्तान से, तो हम इसमें भी कह सकते थे। और इस पूरी नैरेटिव को चेंज कर दिया गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे स्क्रिप्टेड है पूरी कहानी, कि देखा गया कि भारत में बहुत विरोध होने लगा, तो फिर हमने क्या किया, कह दिया कि हाथ मत मिलाओ, दरवाजा बंद कर लो। बाद में पाकिस्तान, अच्छा, मीडिया में यही हिस्सा ज्यादा दिखाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तानी टीम ने भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का बाइकआउट कर दिया। तो हिसाब किताब तो बराबर हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल क्रिकेट राजनीति का हिस्सा ज्यादा है। हम चाहते तो इजीली इसको कैंसिल कर सकते थे, तो सरकार वहां पे
जन भावनाओं की उतनी कद्र करती हुई नहीं दिखी। ये बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि हम जिस देश के साथ युद्ध की कंडीशन में, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो बीच में ये अगर खेल कहां से आ गया? हम इजिली इसको हटा सकते थे। इसका सीधा फायदा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को मिलेगा। अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। अब जरा देखिए पावर पॉलिटिक्स का खेल। अभी अभी आर्यमान सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे हैं, और इनके पिताजी माधवराव सिंधिया भी, वो भी कांग्रेस के थे और क्रिकेट से जुड़े हुए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी क्रिकेट से जुड़े रहे हैं और ये राजघराने से आते हैं, सिंधिया राजघराने से। अभी अभी इनका बेटा जो विदेशों से आया, उसको मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये क्यों है? क्योंकि ये पावर पॉलिटिक्स और मसल मनी, ये सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, प्रेस्टीज भी इन्वॉल्व है। तो इसलिए सब नेता लोग इसमें आना चाहते हैं। ये रोहन जेटली हैं, अरुण जेटली, जो बहुत बड़े लीडर थे बीजेपी के, और ये भी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। और अब इनके बेटे जो हैं रोहन जेटली, इनको दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो आखिर ये लोग क्यों आना चाह रहे हैं यहाँ पे? जय शाह जी का तो पता ही है हिसाब किताब, ये क्या स्थिति है। इनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश, और फिर भी ये बड़ी बड़ी संस्थाओं में वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो ये कौन काम सारे देख रहा होगा, ये इसमें कहने की जरूरत नहीं है। योग्यताओं पे प्रश्न उठ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इसी सरकार में हो रहा है, शुरू से ही कांग्रेस के समय में भी ये जो खेलों की संस्थाएं हैं, ये पॉलिटिक्स का केंद्र बनी हुई है। यहाँ राजनेता या उनके सगे संबंधी या संपर्क वाले, जो नेपोटिज्म वाले हैं, वो पहुंच जाते हैं और वो उस पर कब्जा कर लेते हैं। और यही वजह है कि खेलों में भारत की दुर्दशा है। ओलंपिक में देख लीजिए क्या स्थिति है। क्रिकेट छोड़ दीजिए तो देखिए बाकी दूसरे खेलों में क्या दुर्दशा है हमारी। क्यों? क्योंकि राजनेता बैठे हुए। ये सुरेश कलमाड़ी जी हैं, इनका नाम कॉमनवेल्थ गेम्स में आया, इंडियन ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थे 2010 में, और इतना भ्रष्टाचार हुआ कि एक टॉयलेट पेपर रोल 4-4 हजार रुपए में बिलिंग बनाई गई और बाद में इनको जेल भी हुआ। तो ये स्थिति है इनकी। ये सुरेश कलमाड़ी थे, इनका नाम सुरेश अलमारी भी लोग कहने लगे थे, मीम्स बनने लगे थे। और इनको देखिए, शरद पवार हैं, पहले कांग्रेस में थे। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पे इन्होंने कांग्रेस छोड़ के एक नई पार्टी बनाई, एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, और ये भी क्रिकेट से जुड़े रहे। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। इसके बाद ये बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रहे। ये ललित मोदी के साथ खड़े हैं, इन्होंने ही आईपीएल की शुरुआत की, आजकल भागे हुए हैं फ्रॉड के केस में। तो ये लोग कैसे इन संस्थाओं के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, जिन लोगों को क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, क्रिकेट खेला नहीं है। क्या भारत में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की कमी हो गई है कि इनको बिठाया जा रहा है उस संस्थाओं के ऊपर? हालांकि शरद पवार ने अच्छे काम किए बोर्ड के लिए, लेकिन ये राजनेता क्यों इन खेल संस्थाओं के ऊपर आते हैं, कब्जा करते हैं? ये कोई लुकी छिपी बात नहीं है। यहाँ पे लालू यादव क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत लंबे समय तक बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे, और मजे की बात यह है कि इनका भी क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव भी मेंबर बन गए थे, और लग रहा था कि ये भी कहीं नेशनल टीम में सिलेक्ट ना हो जाए। जब लालू जी मंत्री थे, रेल मंत्री थे, तो ऐसा लग रहा था कि ये भी आ सकते हैं नेशनल टीम में। ये ब्रिजभूषण शरण है, जिनकी कहानी समाजवादी पार्टी से शुरू होती है। वहां से वो चुने जाते हैं नेतागिरी में और एमपी एमएलए बनते हैं, फिर ये भाजपा में आ जाते हैं और अभी भी भाजपा में ही हैं। और ये लगभग 14 साल तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने रहे और उसको छोड़ना भी नहीं चाहते थे। और इनके ऊपर महिला पहलवानों ने कई तरीके का आरोप लगाए, तब जाके इन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। तो ये स्थिति है, लेकिन आज भी ये सक्रिय मेंबर बने हुए हैं। तो अब ये एक तरीके के बिजनेसमैन भी हैं। 54 इनके कॉलेजेस चलते हैं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेजेस। तो ऐसे लोग अगर खेल संस्थाओं में आएंगे तो उस पर धौस बनाने की कोशिश करेंगे। और खेलों का क्या हाल होगा? ये कांग्रेस के समय में पंजाब पुलिस के महानिदेशक थे, जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था। केपीएस गिल, ये भी 14 साल तक इंडियन हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे, और इतना भ्रष्टाचार वहां फैल गया कि स्थिति बहुत खराब हो गई। इनको पद से हटाया भी नहीं गया। अंत में जो 2008 के आसपास में इंडियन हॉकी फेडरेशन को जब खत्म कर दिया गया तो इनको पद से मुक्ति मिली। तो ये तो स्थिति है, क्या खेलों का विकास होगा? ये प्रफुल्ल पटेल हैं, ये भी एनसीपी में आ गए थे, कांग्रेस के ही मेंबर थे और एविएशन मिनिस्टर भी रहे हैं। इनकी कंपनी तंबाकू और बीड़ी बनाने का काम करती है, और ये फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के 14 साल चेयरमैन रहे प्रफुल्ल पटेल। तो ये स्थिति है भारत में खेलों की। आप देखिए कि
बीसीसीआई सबसे बड़ी खेल संस्था है, दुनिया की सबसे रिच बॉडी है, और इसीलिए यहां पे बैठने की सब लोग कवायद करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट खिलाड़ी नहीं रहे। सुनील गावस्कर 1992 से 2000 तक प्रेसिडेंट रहे और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन रहे हैं इंडियन क्रिकेट के और वर्ल्ड क्रिकेट के। सौरव गांगुली जो वन ऑफ द ग्रेट कैप्टन्स में से रहे हैं भारत के, ये 2019 से 2022 तक प्रेसिडेंट रहे। रोजर बिन्नी 1983 में जो टीम जीती थी वर्ल्ड कप पहली बार, उसके मेंबर थे और ये 2022 से 2025 तक बने रहे, लेकिन 70 साल हो जाने के कारण रिटायर हो गए। मजे की बात देखिए, सरकारी अधिकारी 60 साल में रिटायर हो जाता है, यहां पे 70 साल का नियम लगाया गया है बीसीसीआई में। और अब वापिस से एक व्यक्ति हैं राजीव शुक्ला, जो 2002 से किसी ना किसी प्रकार से जुड़े हुए हैं क्रिकेट से और बीसीसीआई से। वो कांग्रेस के हैं और अभी बीसीसीआई के उपाध्यक्ष थे, अब वो वापस से इंटरिम अध्यक्ष बन गए हैं। 2011 से 17 तक वो आईपीएल के कमिश्नर भी रहे हैं। तो ये पूरा जो मामला है वो कैसा है, पैसों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सब लोग वहां पे बैठना चाहते हैं, खास करके राजनेता। अब देखिए, ये जो पूरा मामला हुआ कि मैच करवा दिया सरकार ने और आम जनता की अनदेखी की, शहीदों का एक तरीके से अपमान था। 13 हमारे सैनिक शहीद हुए, 26 आम पर्यटक शहीद हुए, सरकार के आश्वासन पे वो गए थे, उनके घर वाले भी विरोध कर रहे थे, आम जनमानस इसका विरोध कर रहा था। एक तरीके का ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, एक तरीके की धोखा ही मानिए। और उसके बावजूद भी अब ये जो तथाकथित मीडिया है, गोदी मीडिया, ये भी कंफ्यूज थी कि अब कैसे इसका विरोध करें। तो फिर उसके आजकल ये लोग फायदे गिनाने लगे। ये अर्णव गोस्वामी है, ये सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे थे, ये जो जय शाह है उनसे सवाल नहीं पूछ रहे थे, ये सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली के साथ चीख चीख के सवाल पूछने लगे कि आप बताइए कि आप कहां हैं, आप क्यों नहीं बीसीसीआई का विरोध कर रहे हैं। भाई बीसीसीआई सरकार के अगेंस्ट में थोड़े ना जाएगी, और बीसीसीआई अगर कह दे तो आईसीसी की इतनी हिम्मत है क्या कि वो सरकार का विरोध कर पाए। आईसीसी की बिल्कुल ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि इसकी सारी रेवेन्यू आईसीसी की तो बीसीसीआई से ही आती है। आप सोचिए कि बीसीसीआई ने 2023 में एक न्यू रेवेन्यू मॉडल पॉलिसी बनाई थी, और न्यू रेवेन्यू मॉडल पॉलिसी का कहां पे हुआ, डरबन में एक मीटिंग हुई, और डरबन में यूनानिमसली सर्वसहमति से यह प्रस्ताव दे दिया गया कि ये रेवेन्यू मॉडल पॉलिसी में इंडिया को 38.5% जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा अपने आप इंडिया को दे देगी आईसीसी। चलिए, ये तो बड़ा खुशी की बात है, लेकिन पाकिस्तान को भी 5 से 6% मिलेगा। अब ये डबल हो गया, पहले 3% था, अब वो 5 से 6% हो गया। इसको भारत ने भी सहमति दी होगी, तभी तो ये मिल रहा है। इनको $34 मिलियन पैसा मिलेगा, लगभग 250 करोड़ रुपए। भारत को $240 मिलियन मिलेगा, लगभग 2000 करोड़ रुपए, 2100 करोड़ रुपए हर साल बैठे बैठाए। तो भारत तो इसके लिए काम कर रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान को जो पैसा मिलेगा, क्या कोई गारंटी ले सकता है कि पीसीबी के अधिकारी जो लगातार मिलिट्री द्वारा कंट्रोल होते हैं, यहां पे पीसीबी का अध्यक्ष जो होता है, पेट्रोन बोलते हैं, वो परमानेंट पीएम होता है, और पीएम पाकिस्तान का हमेशा मिलिट्री के बूट के नीचे होता है। पीसीबी के सभी अधिकारी डायरेक्टली मिलिट्री से कंट्रोल होते हैं। तो अगर इनको बैठे बैठे हर साल 250 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो इसकी कोई गारंटी ले सकता है कि इन पैसों का उपयोग भारत में आतंकी कार्रवाई के लिए नहीं किया जाएगा। और अगर सरकार को ऐसा लग रहा था कि उसका विरोध होना चाहिए तो करना चाहिए था, लेकिन क्या इसके पहले 2016 में उरी में हमारे 19 सैनिक शहीद नहीं हुए थे जैश ए मोहम्मद के हमले में? क्या 2019 के पहलगाम में सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान शहीद नहीं हुए थे पहलगाम में? तो आप देखिए कि पुलवामा में, पहलगाम 2025 में और ये 2019 का पुलवामा में, तो आखिर इसके बावजूद भी हमारी बीसीसीआई ने कैसे अनुमति दे दी कि पाकिस्तान को यह फायदा मिले? तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, कहीं ना कहीं ये स्थिति जो खराब है उसके बारे में बता रहा है कि हमसे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान आपका दुश्मन है, वोट के समय पाकिस्तान के नाम पे और ये सब शहीदों के नाम गिना के और घटनाओं का नाम करके
आपसे वोट मांगा जाता है सेंटिमेंट के आधार पर, लेकिन बैकडोर से अब ये समर्थन करने की क्या जरूरत थी? तो कहने का मतलब ये है कि जिस नाम पे राजनीति की जाती है वो एक्चुअल में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, और जब मौका आता है तो उससे पीछे हट जाती हैं सरकारें। और देखिए, इसके बावजूद कि हम युद्ध की स्थिति में थे, हमारी मनोदशा ऐसी नहीं थी, खाली पैसे के चक्कर में ये सारा कार्यक्रम करवा दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत ही खराब स्थिति है राजनेताओं की। वो राजनीति कुछ ज्यादा ही हो गई है भारत में। इसके बावजूद कि ये मैच कैंसिल हो सकता था, हमने जन भावनाओं की कदर ना की और ये मैच करा दिया। और बाद में उसके कवर अप के लिए हमने क्या कह दिया कि देखिए जी, इन्होंने तो हैंडशेक नहीं किया, इन्होंने तो दरवाजा बंद कर लिया और पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। लेकिन इसमें जीता कौन? इसमें बीसीसीआई जीत गई, इसमें पीसीबी जीत गई, इसमें सरकार जीत गई। हारा कौन? जिनके घर से लोग शहीद हुए हैं, जिनके घर से लोग मारे गए हैं। एक छोटी सी नासुर हमें इतना दर्द देती है। तो जिनके घरों के लोग शहीद हो गए हैं, जिनके घरों के लोग सेनाओं के में हैं और सीमा पे तैनात हैं, जिन लोगों ने युद्ध लड़ा, आम जनता की भावनाएं, वो तो सब हारे। तो कहने का मतलब यह है कि हम चाहते तो इसको बहुत आसानी से कैंसिल कर सकते थे, लेकिन हमने ना कैंसिल करने का विकल्प चुना। और सरकारें ये समझने लगती हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। और यही परिणाम होता है कि देखिए, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में जिस तरीके से सरकारों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो गए, हालांकि उसमें कुछ बाहरी लोगों की भी भूमिका है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है अंदरूनी। अगर आप जन भावनाओं को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं स्थितियां खराब होंगी, जो सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, नेताओं के लिए भी। तो सरकारों को यह समझना पड़ेगा कि आप जनता से ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर नहीं है, और जन भावनाओं की कदर करनी होगी। तो बताइएगा आपको कि क्या ये मैच होना चाहिए था? ये जो हैंडशेक वाला पूरा मसला है ये, या जो सूर्य कुमार यादव ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ये सब एक स्क्रिप्टेड कहानी थी। मैच को करवाना ही था। पाकिस्तान के पास तो पैसा चला ही जाएगा क्योंकि मैच तो हो ही गया। तो इससे मेन हमारा बेनिफिट क्या हुआ? हाथ ना मिलाने से क्या फर्क पड़ गया? अगर हम ना खेलते तो ज्यादा फायदा होता। जैसे हमने पाकिस्तान को 750 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था जब चैंपियंस ट्रॉफी में हमने खेलने से मना कर दिया था। तो ऐसा ही हम कुछ काम करते तो ज्यादा बेहतर रहता। लेकिन पाकिस्तान के पास तो पैसा जा ही रहा है, तो अल्टीमेटली फायदा उनका हो ही रहा है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे अगली सेशंस में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।